सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर एक चीज़ की चर्चा हमेशा इस कंपनी से रिलेटेड देखने को मिलता है, और वो है वैल्यूएशन। जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद इस कंपनी से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिले थे, और इस कंपनी का जो मैक्सिमम वैल्यूएशन था वो करीब 160 का पी था। बट उसके बाद हमें यूएस के न्यू रिन्यूएबल पॉलिसीज़ का खतरा देखने को मिला है, जिसके बाद क्या है कि इसके वैल्यूएशन में काफ़ी ह्यूज करेक्शंस हमें देखने को मिली, और अभी अगर देखोगे तो 110 की पी के आसपास ये ट्रेड कर रही है। अब देखा जाए तो 110 का पी किसी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो किसी कंपनी के लिए वो एक डिसेंट वैल्यूएशन होता है। अब सभी चीज़ें डिपेंड करता है ग्रोथ पे। अब देखो पिछले एक साल में इसके नंबर्स को, पिछले एक साल में इसने अपने रेवेन्यू को 120% से और प्रॉफिट को 1656% से ग्रो किया है। अगर यही ग्रोथ इसको रिपीट करना है, लाइक 100% की ग्रोथ अगले एक साल में भी, तो फिर ये वैल्यूएशन से मुझे पर्सनली कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। बट जब हम बात करते हैं कि फ्यूचर के नंबर्स कंपनी के ख़राब आ सकते हैं, तो उस हिसाब से क्या करंट वैल्यूएशन सही है या फिर ख़राब है? तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगर कोई ग्रोथ कंसर्न है तो फिर करंट वैल्यूएशन कंपनी का एक्सपेंसिव है, और इन्हीं सारी चीज़ों को बर्स्टिन ने भी हाईलाइट किया है, जिस वजह से आज के दिन पिटाई भी देखने को मिली है दो कंपनी में, जिसमें एक था वारी एनर्जीज और दूसरा था प्रीमियर एनर्जीज। मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा, जितनी भी सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसको किसी भी तरह का बाई सेल या होल्ड रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। ब्रोकरेज हाउस मल्टीपल कंपनी से रिलेटेड मल्टीपल कमेंट्रीज करते रहते हैं, तो हर बार कमेंट्री को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। खुद का रिसर्च करना है, इन सारी कमेंट्री का आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ब्लाइंडली बोल सकते हैं, डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों, बर्स्टिन ने एंटिसिपेट किया है अंडर परफॉर्म रेटिंग्स किसको, वारी एनर्जीज को और प्रीमियर एनर्जीज को। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कंसर्न उनको लगता है, और इस वजह से स्टॉक में आज के दिन पिटाई देखने को मिली है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बात चल रही है कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, लाइक पिछले एक साल में इसने 1600% से अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है, उसमें एक हेडविंड सिचुएशन हमें दिख सकती है, यानी कि मार्जिन्स गिर सकता है, और कंपनी के प्रॉफिट्स में जो ग्रोथ है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है स्लोडाउन की वजह से। और साथ में ऐसी सिचुएशंस अगर होंगी तो इनका जो वैल्यूएशन है वो भी कंसर्न क्रिएट करेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, और ऐसे में कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हेडविंड सिचुएशन यानी कि स्लोडाउन सिचुएशन फेस करेंगी, तो अल्टीमेटली यहाँ पर गिरावट का खतरा ज़्यादा रहेगा। और इस वजह से प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज से रिलेटेड बर्स्टन ने यही कमेंट्री की है कि लास्ट क्लोजिंग सेशन से 24% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बट इस 24% की गिरावट को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह लो, ना कि रिकमेंडेशन की तरह। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे स्टॉक ने रिएक्ट तो किया है, बट मुझे पर्सनली एक चीज़ देखना है, और वह है कंपनी के Q4 के अर्निंग्स। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी मस्त ग्रोथ दिखाई थी। हम उम्मीद करेंगे कि Q4 में भी वही ग्रोथ रिपीट होगा, बट Q4 में जो भी ग्रोथ कंपनी का है, अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY26 में क्या आएगा ग्रोथ, उससे रिलेटेड जो कमेंट्री होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मुझे Q4 से ज़्यादा कमेंट्री पे अभी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मार्केट है ख़राब, एक अनसर्टेन सिचुएशन चल रही है, और ऐसे में मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी मैटर करेगी कंपनी में डिसीजन लेने के लिए। तो इस वजह से अगर इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से मिशन मार्केट ने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाई अप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलदीप सिंह। उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका 1 रुपये भी आपको देना नहीं होता, और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब कल के दिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पब्लिश हुआ था टाटा मोटर्स का, जो कि आज के दिन उसका असर देखने को मिला है। देखा जाए तो स्टॉक ने इन सारी चीज़ों की बेसिस पे कोई ह्यूज रिएक्शंस नहीं दी हैं,
बट अगर कोई न्यूज़ है तो उस बेसिस पे स्टॉक आपको फोकस में रहता हुआ दिखता है। अब फोकस में रहने का रीज़न है मार्च के महीने का डेटा आ चुका है 2025 का, और वो नंबर को अगर पिछले साल के मार्च से कंपेयर करें तो हमें फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं। बट फ्लैट अगर नंबर देखने को मिले हैं तो क्या ये अच्छी बात है? तो मुझे लगता है कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले अगर एक साल की बात करें, Q1, Q2 और Q3 की बात करें, तो इन सभी में टाटा मोटर्स ने कोई कमाल के नंबर्स तो हमें दिखाए नहीं हैं। तो Q4 का मार्च महीना यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का पूरा कंप्लीट डेटा इसने रिपोर्ट कर दिया है, अब सिर्फ नंबर्स आने बाकी हैं। और देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी क्वार्टर में कंपनी ने ऐसे नंबर्स दिखाए नहीं हैं जो कि पर्सनली हमें इम्प्रेस कर सके। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें इम्प्रेस की जगह डिप्रेस कर सकती है, और वो है यूएस के टैरिफ कंसर्न। टाटा मोटर्स अभी अपनी सब्सिडरी यानी कि JLR से जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है वो यूएस से कर पा रही है, और डबल डिजिट में भी रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। और यूएस में टैरिफ कंसर्न अगर है तो इससे क्या है कि जो डबल डिजिट की सिनेरियोज थी वहाँ पर वो भी सिंगल डिजिट में आ सकती है, जिससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज़ के लिए। तो इन सारी चीज़ों को नोट करना। बट हाँ, मैं आपको सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अब मार्च के महीने का डेटा क्या रिपोर्ट किया इसने, तो डोमेस्टिक सेल्स अगर देखोगे तो 90,500 यूनिट्स का हुआ है मार्च के महीने में, जिसको अगर कंपेयर करें पिछले साल के मार्च से तो 90,822 यूनिट्स थे, यानी कि पिछले साल से नंबर्स हमें कम ही दिख रहे हैं, बट फिर भी मार्केट ने इसको फ्लैट ही कंसिडर किया है। अगर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो उसमें हमें 3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसमें EV का इंक्लूजन भी है, और कमर्शियल व्हीकल्स में हमें 3% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर का नंबर कंपेयर करोगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में इस बार कंपनी ने जो सेल किया है वो 9,12,155 यूनिट का है, जिसको अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो कम ही है। पिछले साल 9,49,015 यूनिट्स का था। और पैसेंजर व्हीकल्स में हमें 3% की डिक्लाइन दिखी है इस फाइनेंशियल ईयर, और वही कमर्शियल व्हीकल्स में हमें 5% की डिक्लाइन देखने को मिली है। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लो। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कोई भी क्वार्टर या कोई भी मंथ में ऐसा नंबर हमें नहीं दिखाया है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस कर सके, और डेटा वो चीज़ क्लियर हमें बता भी रही है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर पैरामीटर्स पे कंपनी ने सेल कम ही किया है। तो इन सारी चीज़ों का असर देखेंगे कंपनी के Q4 के अर्निंग्स में, और साथ में देखेंगे कि जो ग्रोथ कंसर्न है यूएस के टैरिफ सिनेरियोज की वजह से, उसको लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है विप्रो। अब पिछले कुछ टाइम में IT स्टॉक्स काफ़ी बुरी तरह से पिटी हैं, क्योंकि हमारी IT कंपनी का जो मेजोरिटी रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, और यूएस की बड़ी कंपनी अभी टैरिफ कंसर्न की वजह से कोई क्लैरिटी डिसीज़न नहीं बना पा रही है। उन्होंने अपनी स्पेंडिंग को कट करने का फैसला किया है, और आगे भी कट हो सकता है अगर कोई क्लैरिटी नहीं मिला तो। और इससे क्या है कि जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं उन सभी ने विप्रो, इन्फोसिस, TCS, LTI Mindtree को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है ग्रोथ कंसर्न की वजह से। अब इन सारी चीज़ों की वजह से विप्रो, इन्फोसिस का शेयर ज़रूर गिरा है, बट उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में इनका नंबर भी गिर सकता है। इस चीज़ को समझो। और नंबर्स अगर गिरता है तो ठीक है, ये जो गिरावट है वो जस्टिफाइड हो जाएगा। बट अगर नंबर्स नहीं गिरता है, नंबर्स अच्छा ही रहता है, वो चांसेस कम है, बट अगर अच्छा रहता है तो ये जो गिरावट है वो मार्केट सोचेगी नहीं भाई नंबर्स के हिसाब से ये वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो वहाँ पर आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना। और विप्रो से हम यही उम्मीद करेंगे कि पिछले एक साल में तो चलो अच्छे मार्केट तो नहीं थी, बट पिछले 3 क्वार्टर में रिकवरी मार्केट ज़रूर था, फिर भी आपने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई अपने रेवेन्यू में। इसको एटलीस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर आप पॉजिटिव करो, और एटलीस्ट 5% की तो ग्रोथ दिखाओ अपने रेवेन्यू में, क्योंकि पिछले कई टाइम से विप्रो के स्टॉक मूव ही नहीं किए हैं, क्योंकि ग्रोथ ही हमें पिछले 3 साल में प्रॉफिट में ज़ीरो के देखने को मिले हैं। बट दोस्तों अगर कंपनी के करंट कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो हमें 10,000 करोड़ से भी ऊपर के देखने को मिलते हैं, और ऐसे सिनेरियोज़ में कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, जिसमें पहला पॉसिबिलिटीज़ है बायबैक का। क्योंकि अगर कोई कंपनी ख़राब परफॉर्म कर रही है काफ़ी टाइम से, और वहाँ पर अगर इन्वेस्टर्स को फ़ायदा देना है, तो बायबैक जैसे सिनेरियोज़ हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें कंपनीज़ अपने शेयर्स को बाई करती है ओपन मार्केट से। और इससे क्या है कि सभी का जो वेटेज है कंपनीज़ में, मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स का वेटेज या फिर जो भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो बढ़ जाता है परसेंट वाइज अगर हम बात करें तो इन सारी चीज़ों का पॉसिबिलिटीज़ है। बोनस तो अभी रिसेंट में ही कंपनी ने दिया है, तो हो सकता है कि बोनस आपको मिलता हुआ देखने को ना मिले। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अच्छे खासे कैश कंपनी के पास है, तो क्या कंपनी फिर से हमें बोनस देती हुई नज़र आ सकती है। तो देखो, कैश की वजह से बोनस डिसाइड नहीं होता है, कैश की वजह से कुछ चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं, जिसमें डिविडेंड, बायबैक जैसी चीज़ है। बोनस कंपनी वॉल्यूम्स को देखकर डिसाइड करती है कि वॉल्यूम्स कंपनी को बढ़ाना है या फिर ठीक लग रहा है, तो उन सारी चीज़ों के बेसिस पे। तो इन सारी चीज़ों को आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इस वजह से मैंने बता दिया।
तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है क्विस कॉर्प, जिसने रिसेंटली दोस्तों डीमर्जर का फैसला किया था। अब उससे रिलेटेड कंपनी ने कुछ डेट रिलीज़ कर दिए हैं, जिसमें डीमर्जर का जो डेट है वो 15 अप्रैल का है, यानी कि 15 अप्रैल से पहले ये कंपनी बोल सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को डीमर्जर का बेनिफिट्स दे देगी जो जो शेयर होल्डर होंगे। अब 15 अप्रैल को डीमर्जर अगर होगा तो कितने शेयर्स मिलेंगे इन्वेस्टर्स को, उसकी भी बात हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को ओन करते हैं तो उसके बदले डीजीटी टाइड सॉल्यूशन का एक शेयर आपको मिलेगा और ब्लश स्प्रिंग इंटरप्राइजेस का भी एक शेयर मिलेगा, यानी कि बोल सकते हैं कि एक के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा, दोनों अलग अलग एंटिटी का होगा। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं, डीमर्जर से रिलेटेड अपडेट चाहिए थी तो वो सारी अपडेट्स हमने डिस्कस कर लिया। रिकॉर्ड डेट है 15 अप्रैल का, उस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होंगे वो डीमर्जर के लिए बोल सकते हैं एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को लेकर, जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।